हेलो एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि प्रोसेस के शेड्यूलिंग क्राइटेरिया क्या है। मतलब हमारे पास कितने क्राइटेरिया हैं जिसके थ्रू हम प्रोसेस को शेड्यूल करें कि हमें जो है एक इफिशिएंट वे में सारे प्रोसेस को हम एग्जीक्यूट कर लें। ठीक है, तो देखिए हम डिफरेंट क्राइटेरिया पढ़ेंगे विद टू मोड्स बेसिकली। ठीक है, एक मोड होता है प्रिमिटिव और दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो क्राइटेरिया मैं पढ़ाऊंगा आपको दैट इज FCFS। तो मैं देखिए दो पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। एक हम क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे कि किस क्राइटेरिया के थ्रू जो हम शेड्यूल कर रहे हैं, तो इस केस में वो है FCFS। और दूसरा मोड क्या है। ठीक है, तो मोड हमारे पास FCFS से केस पे सिर्फ एक ही मोड होता है दैट इज नॉन प्रिमिटिव। अभी मैं वो आगे बताऊंगा क्यों ऐसा है। ठीक है, तो इसके लिए जो मोड है वो नॉन प्रिमिटिव है। बाकी इसके अलावा अगर मैं बात करूं जितने भी हमारे पास जो क्राइटेरिया होंगे, जितने भी हम आगे पढ़ेंगे भी डिस्कस करेंगे, उसके दो मोड होंगे। एक बार हम पढ़ेंगे उसके लिए नॉन प्रिमिटिव और दूसरी बार पढ़ेंगे उसके लिए प्रिमिटिव। तो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे FCFS शेड्यूलिंग। तो देखिए FCFS लिखा हुआ है, तो FCFS का मतलब है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इस चीज को देखिएगा कि FCFS का जो मतलब है, FCFS वो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है, तो FCFS का फुल फॉर्म ये हुआ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है, अब देखिए एग्जैक्टली इसमें हमें समझना क्या है, क्या करना है बेसिकली। तो देखिए थ्योरेटिकल अगर पार्ट में बताऊं तो मैंने यहां लिख रखा है कि FCFS इज नॉन प्रिमिटिव। इसको मैंने लिख लिया नॉन प्रिमिटिव है। क्या मतलब है सर, दैट इज द CPU कीप्स द प्रोसेस, मतलब जो भी प्रोसेस CPU के पास होगा वो उसे रखेगा कब तक, अंटिल आइदर टर्मिनेटिंग, जब तक कि वो खत्म ना हो जाए पूरी तरीके से, और रिक्वेस्टिंग इनपुट आउटपुट, या किसी चीज की उसको रिक्वायरमेंट हो किसी इनपुट या आउटपुट की उसे कंप्लीशन के लिए, तब तक वो जो है सीपीयू उस प्रोसेस को एलोकेट रहेगा। ठीक है, तो देखिए अगर मैं डेफिनेशन के थ्रू बात करूं तो आपको अगर कुछ अभी क्लियर नहीं हुआ है तो वो अभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, उसके थ्रू क्लियर हो जाएगा कि सर FCFS शेड्यूलिंग करते कैसे हैं। तो एक प्रॉब्लम है, देखिए एक प्रॉब्लम हम लिख लेते हैं। तो एक प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास अगर मैं बात करूं तो देखिए कुछ प्रोसेस गिवन है। ठीक है, वो प्रोसेस है P1 P2 P3, ये तीन प्रोसेस गिवन है और इन प्रोसेस का बर्स्ट टाइम मतलब कितने देर में ये जो है कंप्लीट कर जाएगा, ठीक है, वो गिवन है जो कि मिली सेकेंड में है। P1 के लिए गिवन है 24, P2 के लिए गिवन है 3 और P3 के लिए गिवन है 3। ठीक है, तो देखिए यहां पे अगर ये न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में भी आता है और कहता है कि आपको इस न्यूमेरिकल को FCFS शेड्यूलिंग क्राइटेरिया से सॉल्व करना है और बताना है कि एवरेज वेटिंग टाइम कितना होगा। ठीक है, इस केस में अगर आपसे पूछता है कि एवरेज वेटिंग टाइम कितना होगा, तो देखिए एवरेज वेटिंग टाइम पूछने का मतलब है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेटिंग टाइम फॉर P1 निकालेंगे, फिर वेटिंग टाइम फॉर P2 निकालेंगे, फिर वेटिंग टाइम फॉर P3 निकालेंगे और फिर उनका एवरेज ले लेंगे। तो वही वो पूछ रहे हैं एवरेज वेटिंग टाइम क्या होगा। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल है। अगर मैं बात करूं तो इसके लिए कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अगर शेड्यूलिंग क्राइटेरिया से आपके पास आता है तो उसके लिए आप एक चार्ट बनाएंगे जिसे हम कहते हैं गन चार्ट। ठीक है, जिसका फॉर्मेट कुछ ऐसे होता है, गन चार्ट का मैं लिख देता हूं, दिस इज कॉल्ड गन चार्ट। ठीक है, इसमें हम करते क्या है, सबसे पहले देखो P1 प्रोसेस है। ठीक है, तो P1 प्रोसेस को हमने यहां पे लिखा। ठीक है, इनिशियली टाइम स्टार्ट होता है 0 से और कब तक ये एग्जीक्यूट करेगा, तो वो करेगा सर 24 मिली सेकेंड तक के लिए। उसके बाद P2 प्रोसेस आया, वो कितनी देर तक एग्जीक्यूट करेगा, 3। तो P2 लिख दिया यहां पे और ये 3 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट कर रहा है, तो 24 प्लस 3 दैट इज 27। उसके बाद फिर P3 प्रोसेस आया और P3 प्रोसेस भी 3 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट कर रहा है, तो 27 प्लस 3 दैट इज 30। ठीक है, ये गन चार्ट कंप्लीट हो गया आपका। अगर अब मैं बात करूं यहां से कि सर वेटिंग टाइम फॉर P1 कितना होगा, मतलब P1 का वेटिंग टाइम कितना होगा, तो देखिए ये P1 है। ठीक है, अब ये आया सबसे पहले है तो इसको वेट करने की जरूरत तो है नहीं। जैसे ही ये CPU को एलोकेट हुआ, ये एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दिया, तो वेटिंग टाइम फॉर P1 कितना हो गया, 0। सिमिलरली अगर मैं लिखूं वेटिंग टाइम फॉर P2, तो अब देखिए P2 कब तक वेट किया, 24 मिली सेकेंड के लिए, तो इसके लिए वेटिंग टाइम है 24। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं वेटिंग टाइम फॉर P3, तो P3 कितना वेट किया, 27 के लिए, तो ये वेटिंग टाइम हुआ। अब अगर मुझसे पूछा एवरेज वेटिंग टाइम, तो आपको भी पता है कि सर एवरेज वेटिंग टाइम निकालने के लिए इन तीनों को सम कर दीजिए, तो 0 प्लस 24 प्लस 27 अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस जितने दैट इज 3। तो यहां पे आप देखेंगे तो दिस इज 51 अपॉन 3 दैट इज इक्वल्स टू 17 मिली सेकेंड। ठीक है, तो ये हमने फाइंड कर लिया एवरेज वेटिंग टाइम। ये एक तरीका है कि हमारे पास अगर ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम गिवन है तो हम एवरेज वेटिंग टाइम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करूंगा इस प्रॉब्लम को,
कुछ ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे मॉडिफाई करके। मान लीजिए सेम क्वेश्चन है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे गिवन है प्रोसेस और यहाँ पे गिवन है इसका बर्स्ट टाइम जो कि सेम मिली सेकेंड में है, ठीक है। अब देखिए प्रोसेस P1, प्रोसेस P2 और प्रोसेस P3। अब मैं बस चेंज क्या करूंगा, सबके बर्स्ट टाइम चेंज करूंगा, ठीक है, मतलब ऑर्डर चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर चेंज करने से क्या प्रॉब्लम होगा देखिएगा। अब मैं ये चाह रहा हूं कि सबसे पहले प्रोसेस P1 था जो कि 24 था, तो अब प्रोसेस P1 को यहां ना रख करके उसे लास्ट में रख दीजिए, ठीक है। तो प्रोसेस P1 जो है उसका बर्स्ट टाइम 24, ठीक है। उसके बाद आप P2 ले लीजिए यहाँ पे जिसका 3 है, और P3 ले लीजिए आप यहाँ पे जिसका ये 3 है। ये हमने जो है 3 एग्जांपल ले लिया, ठीक है। अब देखिए जो है हमने ये 3 प्रोसेस लिया, तीनों का बर्स्ट टाइम दे दिया, ऑर्डर चेंज कर दिया। जब ऑर्डर चेंज किया तो यहाँ पे हम ऑर्डर चेंज करने के बाद देखेंगे कि एवरेज वेटिंग टाइम पे कोई फर्क पड़ता है कि नहीं, ठीक है। तो सिमिलरली इसी तरीके से निकालेंगे, आप एक गन चार्ट बनाएंगे इसके लिए। तो जब आप गन चार्ट बनाएंगे यहाँ पे तो देखेंगे सबसे पहला प्रोसेस कौन सा आ रहा है, P1 आ रहा है, तो सॉरी P2 आ रहा है, तो P2 लिखा आपने कितने सेकंड के लिए, 3 मिली सेकंड के लिए। फिर आया P3, P3 भी कितने के लिए, 3 मिली सेकंड के लिए, तो 3 + 3 6। अब आया P1, तो P1 अगर आया तो फिर P1 कितने देर तक एग्जीक्यूट करेगा, P1 करेगा 24, तो 24 + 6 दैट इज इक्वल्स टू 30। अब यहां से मैं वेटिंग टाइम की बात करूं तो देखिए वेटिंग टाइम फॉर P2 कितना है, P2 0 के लिए किया सर। वेटिंग टाइम फॉर P3 ये कितना किया 3, और वेटिंग टाइम फॉर P1 कितना वेट किया दैट इज 6, ठीक है। अब यहां से अगर मैं एवरेज वेटिंग टाइम लगाऊं तो एवरेज वेटिंग टाइम जो होगा वो होगा 0 + 3 + 6/3 दैट इज 9/3 दैट इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो अब यहां पे आप देखिए कि एवरेज वेटिंग टाइम 3 आ रहा है और इस केस में एवरेज वेटिंग टाइम 17 आ रहा है। तो इन दोनों में आप देखेंगे कि हमने किया क्या, बस ऑर्डर जो है चेंज किया है, ठीक है। ऑर्डर चेंज करने से इतना फर्क आया। इस केस में आप एक पॉइंट नोट करिएगा कि ऑर्डर ऑफ प्रोसेस, ठीक है, याद रखिएगा ये पॉइंट, ऑर्डर ऑफ प्रोसेस इन FCFS इज इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है FCFS में ऑर्डर क्या है, क्योंकि इस ऑर्डर से देखिए आप एफिशिएंसी कितनी बढ़ गई। यहां पे जहां पे हमें 17 मिली सेकंड के लिए वेट करना था यहाँ पे 3 है, ठीक है। अब देखिए तो इसमें आपने क्या क्या देखा, एक तो आपने थ्योरेटिकल पार्ट देखा, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ गन चार्ट वो देखा, और यहां से एक ऑब्जर्वेशन आपने ये किया कि ऑर्डर ऑफ प्रोसेस जो है वो FCFS में मैटर करता है बहुत ज्यादा, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है एक प्रॉब्लम है जिसे हम कहते हैं कॉनवॉय इफेक्ट, उससे क्वेश्चन आया था। तो देखिए कॉनवॉय इफेक्ट है क्या, कॉनवॉय इफेक्ट, देखिए कॉनवॉय इफेक्ट को अगर हम अपने डेली लाइफ से अगर हम समझने की कोशिश करें तो देखिए बहुत आसान है। देखिए बेसिकली मान लीजिए कि आप सुपर मार्केट में जा रहे हैं, ठीक है। तो सुपर मार्केट में गए तो आपको जो है पूरे घर का सामान लेना है, मतलब महीने का आप सामान लेने गए, ठीक है। वहां पे आपने सामान लिया, उसके बाद जो है आप सामान लेने के बाद आप बिलिंग पे पहुंच गए, ठीक है। तो बिलिंग पे पहुंच गए तो मान लीजिए कि आपका जो है P1 है, मतलब आप जो पर्सन है वो P1 है, आपने 24 सामान लिया, आपने बिलिंग पे पहुंच गए। दूसरा पर्सन आया P2, उसने 3 सामान लिया, तीसरा आया उसने भी 3 सामान लिया, ठीक है। अब देखिए इसमें होता क्या है, बेसिकली मान लीजिए कि उसके बाद P4 कोई पर्सन है जिसने सिर्फ 1 सामान लिया, मतलब सिर्फ उसको शैम्पू लेना है सुपरमार्केट से, तो वो शैम्पू लेने गया उसने 1 सेकंड। लेकिन जब वो बिलिंग कराने जाएंगे और बिलिंग में जब लाइन पे लगे रहेंगे, ठीक है, तो वहां पे FCFS यूज होता है, मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो लाइन में सबसे पहले होगा उसकी बिलिंग सबसे पहले होगी। तो मान लीजिए एक ऐसा आदमी जो बहुत ज्यादा सामान लेकर के लाइन में सबसे आगे लगा हुआ है, ठीक है, और उसके बाद जो अभी सबसे लास्ट में आदमी है उसे सिर्फ 1 सामान लेना था, उसने चौथे नंबर पे है, तो सोचिए कि उसको कितना देर वेट करना पड़ेगा, मतलब जब तक कि पहले 3 लोगों की बिलिंग नहीं हो जाती जिनके बहुत ज्यादा सामान है, तब तक उस चौथे की बिलिंग नहीं होगी जिसके पास सिर्फ 1 सामान है। तो इस प्रॉब्लम को, जो ये प्रॉब्लम आप देख रहे हैं, इसी प्रॉब्लम को हम कहते हैं कॉनवॉय इफेक्ट, जिसको हम FCFS में फेस करते हैं, ठीक है। देखिए इसके आगे अगर हम बात करें तो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे सेकंड शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, ठीक है। उसके लिए आज के लिए थैंक यू वेरी मच।